जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, फिर आज करते हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। एक नया टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का नाम है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जी हाँ दोस्तों, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दोस्तों, आप लोगों ने इस एक्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। आज हम इसी एक्ट के बारे में, इसी अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखेंगे, पक्ष विपक्ष क्या है इसका, जो है इसकी कमी क्या है, इसकी अच्छाई क्या थी, इन तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे। साथियों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये बड़ा ही आवश्यक है इस बात को समझना कि इसका बैकग्राउंड क्या था, किस आधार पे ये अधिनियम लाया गया, और कोई भी अधिनियम क्यों लाया जाता है। इन तमाम चीजों को सबसे पहले स्पष्ट करना बड़ा आवश्यक है। और एक बार हम इसको अगर स्पष्ट कर लिए तो फिर इसके पर्पस को समझना, इसके उद्देश्य को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो फिर चलिए बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है। सब लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब प्रवेश किया तो उन्होंने अपना उद्देश्य व्यापारिक रखा। अर्थात उनका जो टारगेट था, इनिशियल टारगेट जो था, वो व्यापार था, ठीक है ना। वो प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करना चाहते थे। दे वांटेड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स इन द बिगिनिंग। जब वो आए तो शुरुआत में यही था कि हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करें। उसके लिए उन्होंने जितना भी हो सकता है काम किया, ठीक है। चाहे दो राजाओं को आपस में लड़वाया, चाहे यहाँ के आंतरिक जो है कलह में हिस्सा लिया और अपना फायदा सुनिश्चित किया। आप कैसे भूल सकते हैं तीन जो इंपॉर्टेंट कर्नाटिक वॉर्स हैं, उनको कैसे भूल सकते हैं। किस तरीके से फ्रेंच और इंग्लिश ने यहाँ पे अपने जो है हित को साधने के लिए यहाँ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जो है उन्होंने ज्वाइन किया और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया। कैसे कोई भूल सकता है। तो लिहाजा इन्होंने जितना भी जो है टैक्टिस, जितना भी जो है तरीका था, उस तरीके से इन्होंने अपने फायदे को सुनिश्चित किया। और इसी दिशा में जो है इन्होंने धीरे धीरे व्यापार से अपने आप को मूव कराते हुए इनकी जो व्यापारिक महत्वाकांक्षा थी वो बदल गई राजनीतिक महत्वाकांक्षा में। तो ये महत्वाकांक्षा में जो बदलाव हुआ ये अचानक नहीं हुआ, ओवरनाइट नहीं हुआ, इसमें थोड़ा समय लगा। इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार थी, इसके लिए भारतीय सरकार की कमजोरी जिम्मेदार थी। जब आपने देखा कि भारत की जो सरकार थी, जो मुगल सरकार थी उस समय, जब वो कमजोर हुई, जब उसकी कमजोरी उजागर हुई, तब जो है इन अंग्रेजी कंपनियों, इन विदेशी कंपनियों, इन यूरोपीय कंपनियों के मन में एक लालसा जगी कि क्यों ना हम भी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पे खुद को स्थापित करें। क्या हम व्यापारिक कंपनी के रूप में रहना चाहते हैं, अपने आप को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये भी उनके मन मस्तिष्क में बात उठी, इससे पहले नहीं उठी। लेकिन ये बात कब उठी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये बात इनके मन में उठी 1739 के नादिर शाह के अटैक के बाद। जी हाँ दोस्तों, नादिर शाह ने जब अटैक किया भारत के ऊपर, और अटैक करने के बाद इजली जो है हराकर, इजली हराया वो, और भारत के अंदर दिल्ली में कुछ दिनों तक रहा। उसके बाद वो गया और यहाँ की पूरी जो केंद्रीय कमजोरी थी उसको पूरा जनमानस में फैला दिया, उजागर कर दिया। और जब यह स्पष्ट हो गया कि मुगलों की सत्ता जो है बहुत काफी कमजोर हो चुकी है, वल्नरेबल स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में इन कंपनियों के अंदर जो बीते कई वर्षों से भारत में सक्रिय थी, व्यापार कर रही थी, इनके मन मस्तिष्क में ये बात आई, क्यों ना हम भी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित करने की दिशा में काम करें। ये आसान बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और इस दिशा में उन्होंने योजना बनाना शुरू किया। पहले बात क्यों आई? केंद्रीय सत्ता की कमजोरी की उजागर होने के बाद ये बात इनके दिमाग में पनपी। उसके बाद इन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए। इन्होंने योजना बनाना शुरू किया कि किस तरीके से हमको यहाँ की प्रभुसत्ता को हथियाना है। 1739 के बाद जो है 4-5 साल बीता, उसके बाद 46 से कर्नाटिक वॉर शुरू हो जाते हैं। तो इन कर्नाटिक वॉर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि अपने आप को राजनीतिक शक्ति के रूप में दिखाना था, शक्ति सबको, डोमिनेशन को प्रूव कराना था। इसलिए उन्होंने इंटरवीन करना शुरू किया इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें भी। तो लिहाजा इनकी जो जर्नी थी इसी तरीके से शुरू हुई, एक दिन में जर्नी नहीं शुरू हुई। योजना बनाया, प्लान किया, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी भी करी। तो इस तरीके से इन्होंने सारा काम किया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों युद्धों में इन्होंने यहाँ की लोकल अथॉरिटीज को, खास तौर पे चाहे वो नवाब सिराजुद्दौला हो जो कि बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय बैटल ऑफ प्लासी के दौरान, चाहे वो शुजाउद्दौला जो है मीर कासिम और अपने शाह आलम द्वितीय हो, मुगल एम्पायर के जो सम्राट थे उस समय, इन सबको संयुक्त रूप से परास्त करने के बाद कंपनी ने ये बात साबित कर दी कि हम शक्तिशाली हैं। और उन्होंने
न केवल ये बात साबित करी बल्कि बंगाल के अंदर अपने आधिपत्य को जो है वहां पे स्थापित किया, और स्थापित करने के उपरांत उन्होंने वहां पे द्वैध शासन नाम की एक जो सिस्टम को शुरू किया। ये उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को बताता है। लिहाजा ये खबर निसंदेह न केवल भारत को प्रभावित करी बल्कि पूरे ब्रिटेन को प्रभावित करी। ब्रिटेन की संसद में जब ये बात पहुंची तो वहां के सांसदों ने इस बात पर गौर किया कि महज एक छोटी सी कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए गई थी, और महज जो है 200 वर्षों के अंदर, 150 वर्षों 200 वर्षों के अंदर ही उन्होंने अपने आप को भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया और केंद्रीय शक्ति को प्रतिस्थापित कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर ये भारत जैसे विशाल देश में वहां के केंद्रीय शक्ति को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब जब ब्रिटेन के अंदर भी ये लोकतांत्रिक ढांचे को तबाह करके यहाँ पे व्यापारियों का शासन स्थापित कर देंगे। ये डर जो है उनके मन मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से पनपा, और इसी का परिणाम था कि उन्होंने कंपनी को रेगुलेट करने की दिशा में पहला कदम उठाया, पहला विचार किया, और अंततः रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह जो है पास किया गया। मेन मुद्दा यह है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस बेसिकली, क्या कारण है, क्या आधार है, किस आधार पर ये तमाम चीजें आई, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, तो ये जब आया तो इसका उद्देश्य यही था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि कंपनी की गतिविधियों को खासतौर पे भारत के अंदर रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब होता है कि अब हमारे आंख के सामने आप जो कुछ करेंगे आप मेरे सुपरविजन में रहेंगे, ताकि आप कुछ गलत करें तो मुझे पता चल जाए कि आप गलत कर रहे हैं। रेगुलेट करना, गतिविधियों को विनियमित करना, ठीक है ना, उनका नियम कानून से जो है पालन करवाना, तो ये होता है रेगुलेशन। तो सबसे पहली बार रेगुलेशन की शुरुआत हुई और रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इस बात को आपको याद रखना। चलिए, तो कहां पास किया गया भैया? ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन की संसद में, ठीक है। क्यों पास किया गया? क्यों पास किया गया? भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखने व अंकुश स्थापित करने के लिए, ठीक है, नजर रखने व अंकुश स्थापित करने के लिए यह काम किया गया। इस बात को समझ लीजिए आप। अब क्या मतलब इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हुई, इसका क्या मेन प्रावधान क्या क्या था, किस तरीके से किया गया। अभी तो ये प्लान है इनका, ये तो इनका उद्देश्य है। उद्देश्य है कि ऐसे ऐसे हम लोग काम करेंगे, यही उद्देश्य है, ठीक है ना, ये उद्देश्य है। लेकिन ये काम कैसे करेगा, उद्देश्य किस तरीके से करेगा, इसके लिए आपको यू हैव टू मेक सम प्रोविजंस, इसके लिए तो प्रावधान बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रावधान है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, उन्हीं प्रावधानों की चर्चा करेंगे और किस प्रकार से वो प्रावधान, किस चीज को टारगेट करके वो प्रावधान बनाए गए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, इनके प्रावधानों को देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रावधान है, फर्स्ट प्रावधान है बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति। बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई कहां पे, बंगाल के अंदर। और ऐसा क्यों हुआ ये भी समझना अपने को, कैसा हुआ, क्यों ऐसा, इसलिए हुआ कि बंगाल का उसमें जो गवर्नर था उसी को, उसके पोजीशन को बढ़ा दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल जो थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के, वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, ध्यान दीजिएगा। पहले गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती थी अभी थोड़ा समझिए। जब कंपनी किसी एरिया विशेष में, किसी स्थान विशेष में जब अपना शासन स्थापित करती थी या कंपनी का कार्य स्थापित करती थी, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति होती थी। तो 3 खास जगह पे इस समय इनके गवर्नर नियुक्त थे। पहला मद्रास, दूसरा बॉम्बे और तीसरा कलकत्ता।
तो अब कलकत्ता वाले को क्या किया गया, मेन प्रभार दे दिया गया, कलकत्ता वाले को दिया गया मेन प्रभार कि आप गवर्नर नहीं रहेंगे बल्कि आप गवर्नर जनरल हो जाएंगे, आपको अपग्रेड किया जाएगा, आपको एग्जाल्ट किया जाएगा, आपको जो है आपका प्रमोशन किया जाएगा। तो इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, एक काम ये किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स। अब इनको क्या किया गया, इनको इनको बहुत शक्तिशाली बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया। क्यों बनाया गया ये भी ध्यान दीजिए, क्यों बनाया गया शक्तिशाली, क्योंकि शक्तिशाली क्यों बनाया गया, शक्तिशाली इसलिए बनाया गया क्योंकि मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। इनके अधीन लाया गया कि भाई आप इनके अधीन काम करेंगे। ठीक है, मतलब मद्रास का जो गवर्नर, बॉम्बे का जो गवर्नर होगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेगा, इसको रिपोर्टिंग देगा। बात समझ आ रही है, इसको रिपोर्ट करेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं आपके इलाके में, वो बताना पड़ेगा बंगाल वाले को, और बंगाल वाला सूचित करेगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा कलकत्ता में एक सुप्रीम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है ना, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक, यह सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, 1774 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि प्रावधान किसके अंतर्गत आ रहा है, 73 वाले अधिनियम के तहत, लेकिन एक साल बाद इसकी स्थापना हुई 1774 में। ठीक है ना, और ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, व 3 अन्य न्यायाधीश शामिल होने थे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट एससी, तो इसमें एक प्रेसिडेंट होता था, ठीक है, जिसको हम लोग चीफ जस्टिस बोलते हैं, सीजीआई, और हाँ सीजीआई बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एक होता है 3 जो है आपके अन्य जज होते हैं, 3 अन्य जजेस, अदर जजेस, ठीक है ना। ये यहाँ का इंतजाम था पूरा, ये कलकत्ता के लिए कि एक सीजीआई होता था, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टाइप का, और 3 अन्य जो है जज हुआ करते थे उसमें। ठीक है ना, ऐसे पहले जज जो थे, पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे, ठीक है ना, सर एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश थे, और इनको असिस्ट करने के लिए 3 अन्य जज हुआ करते थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं भैया, कुछ और प्रावधान है। अब देखिए, कंपनी पर नजर रखने के लिए, अच्छा ये सब प्रावधान क्यों किया जा रहा है, ताकि टू कंट्रोल कंपनी, मतलब सो दैट दे कुड कंट्रोल कंपनी। ठीक है ना, British Parliament wanted to have an eye on the activities of British East India Company in India because they were hearing the exploitations of Indians by the company in India, and that is why they decided to bring a law to control the activities of company, and that is why this act was passed, Regulating Act of 1773, with an aim to control the activities of the company in India. अब इसी के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें हो रही हैं कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो रही है, तो और बाकी गवर्नर्स को उसके अंतर्गत लाया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। ठीक है ना,
इसके अलावा और क्या क्या चीजें हुई, और ये चीजें हुई कि जो प्राइवेट जो बिजनेस था, प्राइवेट व्यापार, प्राइवेट व्यापार जो है, व्यापार को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है ना। अब कंपनी का कोई भी अधिकारी, कंपनी कंपनी का कंपनी का कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से व्यापार व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकता। ठीक, इसके अलावा किसी से कोई नजराना या पुरस्कार खासतौर घूस नहीं प्राप्त करेगा। कंपनी के अधिकारियों को इस बात का पता चला कि किस तरीके से मुगलों के दौरान या किस तरीके से जब यहाँ पे पिछली जो है सरकारें हुआ करती थी, साम्राज्य हुआ करते थे, किस प्रकार से उनके साम्राज्य में ये सारा सिस्टम चलता था, जिसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, ठीक है ना। तो फ्यूडल सिस्टम जो चलता था ये बहुत ही कहते हैं फायदेमंद हुआ करता था कुछ लोगों के लिए, लेकिन साम्राज्य के लिए नुकसानदायक हुआ करता था। सामंतवादी व्यवस्था कभी भी वो सही नहीं थी। तो उसी में ये सब पुरस्कार, घूस, ये सारी चीजें चलती थी, प्राइवेट नजराना जो है, उपहार, ये सारी चीजें, इससे साम्राज्य का पतन होता था। कंपनी ने इस बात को रियलाइज किया कि ये सारी चीजों को बंद करवाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी का ऑफिशियल इस बात के लिए जो है अधिकारी या कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा कि वो अपना व्यक्तिगत धंधा करे। वो अगर व्यक्तिगत धंधा करेगा तो कंपनी के हित को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेगा, और ये कंपनी नहीं चाहती। तो लिहाजा इस पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अगला जो बिंदु है वो क्या है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के मामलों की सूचना ब्रिटिश संसद को देनी थी। ठीक, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होते थे पहले समझो आप। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे वो होते थे कंपनी के द्वारा चुने गए, कंपनी, खासतौर पर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वही इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते थे, ठीक है ना। इलेक्शन होता था और सालाना, साल भर के लिए चुने जाते थे, ये अदला बदली चलती रहती थी, और 24 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है ना, 24 मेंबर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स थे, 24 मेंबर्स, ठीक है ना। ये इलेक्टेड होते थे, किसके द्वारा इलेक्ट होते थे, दे वर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा ये चुने जाते थे, ठीक है ना। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स इनको चुनते थे। बात समझ में आ रही है। इनका क्या काम होता था, इनका क्या काम होता था कि ये सूचना देते थे कंपनी के मामलों की। कैसे मामले, कैसे मामले, नागरिक मामले, और कैसे मामले, मिलिट्री मतलब सैन्य मामले, ठीक है ना, और कैसे मामले, राजनीतिक मामले, इनकी सूचना देते थे
किसको देती थी? ये कोड ऑफ डायरेक्टर किसको भेजता था? ब्रिटेन की संसद को, ताकि उसी हिसाब से इनका रेगुलेशन जो है सही दिशा में चल सके। बात समझ में आ रही है? तो इस अधिनियम ने निसंदेह कंपनी को रेगुलेट करने का काम किया, कंपनी के ऊपर अंकुश स्थापित किया, और जिस तरीके से कंपनी अंधाधुंध तरीके से काम कर रही थी, उनकी गतिविधियों पर अब नियंत्रण रखा जाने लगा। लिहाजा कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व जो है वो आया, और इसीलिए जो है ये किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इस बात का अंदेशा था कि कंपनी अगर भारत जैसे विशाल देश में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इतनी बड़ी सत्ता को प्रतिस्थापित करके वहां पे अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित कर सकती है, तो यह काम इंग्लैंड के अंदर भी कंपनी कर सकती है और यहाँ के लोकतांत्रिक ढांचे को, ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा ये करना बड़ा आवश्यक था, और यही काम ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने किया भी। तो ये कुछ प्रावधान थे जो हमने जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में हमने पढ़े। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, समझने में होती है कॉन्सेप्ट के, या किसी भी चीज में आपको दिक्कत आती है, तो आप हमसे बिल्कुल जो है आप हमसे साझा कर सकते हैं। कमेंट में आप हमको कमेंट करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से प्यार और सहयोग बनाए रखें। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल फिर। तब तक के लिए जय हिंद।